सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा में जन संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। जन संचार के 5 माध्यम होते हैं: समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। समाचार पत्र पत्रिकाओं के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। जन संचार की सबसे सशक्त मतलब शक्तिशाली जो मजबूत कड़ी हैं वो है समाचार पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही हम पत्रकारिता कहते हैं। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित करना और तीसरा पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है एग्जाम्स में कि जनसंचार की सबसे मजबूत या सशक्त कड़ी कौन सी है या सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा है। तो आपको लिखना है समाचार पत्र पत्रिकाएं। पत्रकारिता किसे कहते हैं और इसके कितने पहलू होते हैं, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, किसने की, उस पत्र का नाम क्या था, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर के संपादन में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। आज़ादी के बाद के पत्र हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा आदि और पत्रिकाओं के नाम थे रविवार, धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे और आउटलुक आदि। तो इनमें से कुछ जो पत्र और पत्रिकाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी भी हैं, जैसे हिंदुस्तान है ना, नवभारत टाइम्स, इस तरीके से। चलिए, ये तो हमने इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के बारे में, समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में। अब पढ़ते हैं रेडियो के बारे में। तो जो रेडियो है वो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसका प्रयोग हम सुनने के लिए करते हैं। इसके तत्कालिक घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। यानी कि आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति क्यों कहा था? इसकी तत्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण। दूर दराज के गांव में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है जिससे हम भारी दुनिया से जुड़ सकते हैं। और जो लोग शिक्षित नहीं होते वो भी रेडियो के माध्यम से समाचारों को सुन सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसका आविष्कार। तो सन 1896 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और भारत में सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 140 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। और एफएम जो है वो 1993 में एफएम की शुरुआत हुई थी। रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी इसके साथ आ गई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एफएम की शुरुआत कब हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम पढ़ते हैं भारत में टेलीविज़न। तो टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न प्रारंभ हुआ था और 1 अप्रैल 1976 ईस्वी से ये दूरदर्शन के नाम से अस्तित्व में आया। और इसका जो उद्देश्य था टेलीविज़न का वो यही था कि वो सामाजिक परिवर्तन हो, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन दिया जाए, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो ये सब उनके उद्देश्य थे। किसके? टेलीविज़न के। भारत में जब टेलीविज़न आया तो उसकी दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई, उसके बाद विदेशी चैनलों का प्रसारण किया गया। तो इस तरह टेलीविज़न के क्षेत्र में क्या हो गया? बाढ़ आ गई। यानी कि इसके बाद अब आप देख रहे हो कि आधुनिक युग में तो बहुत ही ज़्यादा अधिक चैनल हैं जिसके माध्यम से हमें सभी खबरें, सभी मूवीज़ कुछ भी देख सकते हैं। मतलब बच्चों के अलग चैनल्स हैं। तो इस तरीके से टेलीविज़न का जो प्रचार और प्रसार हुआ वो भी एक लोकप्रिय और प्रभावशाली प्रसार था, मतलब एक
ताकतवर माध्यम बन चुका था टेलीविज़न भी जनसंचार की दुनिया में। क्यों बन चुका था बच्चों? क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से जो लोग हैं वो तस्वीरें भी देख सकते थे घटनाओं की और समाचार भी सुन सकते थे, जबकि इससे पहले जो 2 माध्यम आए, प्रिंट मीडिया में सिर्फ हम पढ़ सकते थे, है ना? और दूसरे में जो रेडियो था उसमें हम सिर्फ सुन सकते थे। लेकिन टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य साधन है, तो इसका प्रयोग सुनने और देखने दोनों के लिए किया गया। तो इसीलिए जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया। अब पढ़ते हैं सिनेमा के बारे में। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम तो नहीं करता, लेकिन परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश जरूर देता है। तो सिनेमा को मनोरंजन के सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाने लगा। लोग इससे मनोरंजन ही तो करते थे, जाके फिल्म देखना इस तरीके से थिएटर पे जाके। तो सिनेमा का जो आविष्कार है वो 1883 में हुआ था और इसका श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में पहली फिल्म थी जो द अराइवल ऑफ ट्रेन, जो कि फ्रांस से बनी थी। उसके बाद भारत में पहली मूक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। पहली बोलती फिल्म आलमारा 1931 में। तो आपसे ये सब प्रश्न किए जा सकते हैं कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। और कब किया था? 1883 में। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म आई थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, और उसके बाद भारत में पहली मूक फिल्म कब बनी थी? ये बनी थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। और इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? दादा साहेब फाल्के को। उसके बाद 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलमारा। तो हर साल भारत लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। तो इस तरह सिनेमा जो था वो जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी हैं। यह है मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अति आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। अब पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में तो मुझसे अधिक जानकारी आप लोगों को होगी, क्योंकि आप देखते हैं आजकल जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है ख़ास तौर पे, वो जो है इंटरनेट से काफ़ी जुड़ी हुई है और हर समाचार को पढ़ने के लिए, किसी भी खबर को जानने के लिए या कोई और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो इंटरनेट का ही प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट जो है वो जनसंचार का सबसे नया और तेज़ी से लोकप्रिय रहने वाला माध्यम है, आधुनिक माध्यम है। एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, है ना, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुंच जो है वो दुनिया के सभी कोनों तक है और उसकी रफ्तार का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। आप टाइप भी कर सकते हैं, आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं कि सिर्फ आप सुनते रहेंगे या देखते रहेंगे, है ना। आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, आप भाग भी ले सकते हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप इसमें चैट भी कर सकते हैं, मन हो तो अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं इस अंतरक्रियात्मक माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी गुण मौजूद हैं। ये सारे ही माध्यमों का समागम है। तो ये था इंटरनेट के बारे में। अब देखिए, इंटरनेट जो है उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इंटरनेट जहाँ पर आज तो डिजिटल इंडिया की मुहिम चल रही है, तो जहाँ पर इंटरनेट द्वारा जहाँ हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा सार्वजनिक एवं निजी संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वहीं इसके दुरुपयोग भी देखने को मिलते हैं। इसे अश्लीलता, दुष्प्रचार एवं गंदगी फैलाने का माध्यम भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे जनसंचार के माध्यम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत किया है, जागरूक किया है, उसमें भूमिका निभाई है, वहीं उसके नेगेटिव मतलब नकारात्मक प्रभावों ने उसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से, है ना, सोच विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक बने, दर्शक बने और श्रोता के बतौर में अगर हम इन्हें देखें, सुने, अपने आँखों को, कानों को और दिमाग को हमेशा खुले रख के इनका प्रयोग करें, तो ये वास्तव में आधुनिक युग के एक अति आवश्यक माध्यम है। यानी कि इनके बिना हमारे सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये थे आपके जनसंचार के माध्यमों के बारे में। अब अगली कक्षा में
हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से अगले अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।